हेलो फ्रेंड्स। अब हम लोगों ने हमारे पूरे यूनिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बाकी सारे तो कंप्लीट कर लिए। नाउ वी आर गोइंग टू आवर लास्ट यूनिट ऑफ दिस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, दैट इज परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मोर और लेस बोला जाए तो ये पूरा जो यूनिट रहेगा ये आप बस नॉर्मली रीडिंग भी कर लो तो भी समझ में आने जैसा है। बट व्हाट वी विल बी डूइंग हियर, हम लोग पहले मॉड्यूल से पढ़ेंगे वो टॉपिक और उसको हम लोग समराइज वे में हमारे बोर्ड पे भी देख लेंगे। ओके तो हम लोग इसमें पहले मॉड्यूल फिर उसके बाद में बोर्ड, ऐसे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ वेरी सिंपल यूनिट। मेनली इसमें हमको क्या देखना है, जब दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आपको भी पता है दोनों तरफ से प्रोमिसेस होते हैं। ओके कुछ ना कुछ परफॉर्म करने के, आप कुछ करोगे सामने वाली पार्टी आपके लिए कुछ करेगी, ये तो चलते रहता है। ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस एग्जैक्टली कैसे करना, कौन परफॉर्मेंस कर सकता है, कब तक परफॉर्मेंस करनी चाहिए, इन सब इश्यूज को हमको इस पर्टिकुलर यूनिट में स्टडी करना है। दैट इज यूनिट नंबर 4 में पढ़ना है। अब सबसे पहला पॉइंट यहां पे आता है बच्चों, ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके, और दिस इज गिवन अंडर सेक्शन 37। तो ऑब्लिगेशन क्या होते हैं पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट के, मतलब दो पार्टीज है जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हैं तो उनके क्या क्या ऑब्लिगेशंस होंगे, तो ये ऑब्लिगेशंस हम लोग यहाँ पे सीखने वाले, पढ़ने वाले। ठीक है, अब पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, ये ऑफर है, ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विद और एक्सक्यूज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इसका मतलब ये हुआ, जो भी दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली उन्होंने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। परफॉर्मेंस मस्ट है, देखो कॉन्ट्रैक्ट मस्ट इधर परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो, दो पार्टीज है आप लोग और आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा। ये बात आप लोग नोट करके रख लेना। और वो किसको करनी पड़ेगी, जो दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है उन्हें परफॉर्मेंस करनी ही पड़ेगी और ऑफर टू परफॉर्म करना पड़ेगा। ऑफर टू परफॉर्म का मतलब है आप एटलीस्ट परफॉर्मेंस करने का ट्राई तो करो। वो बात अलग है, सामने वाले ने आपकी परफॉर्मेंस एक्सेप्ट नहीं करी तो बात अलग है, बट आप आपकी तरफ से ऑफर टू परफॉर्म तो कर ही देना। ओके, तो मतलब बोलने का क्या है बच्चों, ऑब्लिगेशन होता है पार्टीज का टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। जैसे आपके और मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ओके टीचिंग करने का बोलो या जो भी बोलो, तो आपको नहीं लगता कि मुझे परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, बात समझ में आ रही ना, आई वुड हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और नहीं होता तो मैंने एटलीस्ट ऑफर टू परफॉर्म तो करना चाहिए। आप बोलेंगे सर ऑफर टू परफॉर्म और परफॉर्म में क्या फर्क है, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं मेरा काम कर रहा हूं, मैं टीचिंग कर रहा हूं, मैं लेक्चर सेंड कर रहा हूं, देखना आपका काम है, तो मतलब मैंने परफॉर्मेंस कर चुका हूं। लेकिन मैं अगर लेक्चर सेंड कर रहा हूं और आप में से किसी ने लेक्चर्स देखे ही नहीं, काफी सारे पेंडिंग है, देख नहीं रहे हो, ओके, तो आपको नहीं लगता कि मैंने तो मेरी तरफ से परफॉर्मेंस कर दिया था। बात समझ में आ रही है, मैंने तो मेरी तरफ से परफॉर्मेंस कर दिया था। हाँ, वो आप आपके तरफ से उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, वो बात अलग है। तो इन शॉर्ट बोलने का मतलब यह है, जब भी आप किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो या तो आपने परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देनी चाहिए या एटलीस्ट आपके तरफ से तैयारी तो बतानी चाहिए कि भाई मैं रेडी हूं परफॉर्मेंस करने के लिए। ओके, तो ये आपके ऊपर ऑब्लिगेशन हमेशा हमेशा रहेगा कि यू विल हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आई होप समझ में आया होगा। द पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म, या तो उन्होंने परफॉर्म कर देना चाहिए, और ऑफर टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, या फिर ऑफर देना चाहिए एटलीस्ट परफॉर्मेंस करने का। ओके, अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस विथ और एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। हाँ, ये परफॉर्मेंस कब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको एक्सक्यूज कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलता है भाई अब परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, ओके, तभी आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बोलेंगे सर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बोलेगा कि परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं है, तो बच्चों कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे निकल के आते हैं जहां फिर आपको परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यही सब चीजें तो हमको इस पर्टिकुलर यूनिट में सीखनी है। काफी इंटरेस्टिंग सा यूनिट है, मजा आएगा आपको इसमें। ओके, तो बस बोलने का आपको मतलब एक ही है, जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपको आपका परफॉर्मेंस करना ही पड़ेगा, ये बात समझ के लेना। यू विल हैव टू परफॉर्म योर प्रॉमिस।
और ना सिर्फ प्रॉमिस को परफॉर्म करना है, या एटलीस्ट आप लोग अगर ऑफर टू परफॉर्म भी कर दो, फिर वो सामने वाला एक्सेप्ट नहीं भी किया तो भी आप बच जाओगे। हाँ, लेकिन आप अगर परफॉर्मेंस ही नहीं कर रहे हो तो फिर वो बात बेकार होगी। ठीक है। Promises bind the representative of promiser in case of death of such promiser before the performance unless a contrary intention appears from the contract। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है। अब ये वैसे तो बेयर एक्ट की वर्डिंग है, बेयर एक्ट की वर्डिंग है, जब मैं और नीचे जाऊंगा तो आपको और कुछ चीजें पता चलेंगी, तो मेरी बात ध्यान से सुनना। नॉर्मली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रोमिसर बाइंड होते हैं फ्रॉम द डेथ ऑफ सच प्रोमिसर। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देना चाहूंगा। देखो, ए नाम का बंदा है, बी नाम का बंदा है। ए ने बी से कुछ कमोडिटीज परचेस करी, कुछ गुड्स परचेस करे, तो डेफिनेटली ए ने बी को पैसे देने चाहिए। बट हुआ ऐसे, ए अटक गया, ओके, ए डाइड। तो अब सवाल है, क्या बी को पैसे देने नहीं पड़ेंगे क्या? तो जवाब है ऐसा नहीं होगा। ए मरा तो क्या हुआ, उसका जो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका जो बच्चा है ना बॉस, तो वो बच्चे को क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ओके, तो हमेशा याद रखना, परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आपको करनी ही पड़ेगी। आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अगर आप खुद परफॉर्म नहीं कर सकते हो तो आपका रिप्रेजेंटेटिव करेगा, बट रिप्रेजेंटेटिव का पिक्चर में आएगा डेथ ऑफ द पर्टिकुलर प्रोमिसर। ओके, तो देखो बच्चों, इसका एक सेम एग्जांपल यहां पे नीचे भी देके रखा हुआ है। ए प्रोमिसेस टू डिलीवर गुड्स टू बी ऑन अ सर्टेन डे। मतलब ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तुझे कुछ गुड्स डिलीवर करूंगा, और ये प्रॉमिस किसने किसको किया, ए ने बी को प्रॉमिस किया, ऑन पेमेंट ऑफ ₹1,00,000। तो मतलब 1,00,000 का पेमेंट करने के बाद मैं तुझे क्या कर दूंगा, डिलीवर कर दूंगा सारे गुड्स। ए डाइज बिफोर दैट डे, और वो दिन आने के पहले ही ए अटक गया। ओके, अब आपको नहीं लगता ए ने प्रॉमिस किया था कि मैं गुड्स डिलीवर करूंगा, और किसको डिलीवर करूंगा, बी को, तो दिस वाज द प्रॉमिस। अब प्रॉब्लम ये हुआ, उस डेट को जब उसको डिलीवर करना था तो उसके पहले ही वो अटक गया। ठीक है, अब एज रिप्रेजेंटेटिव आर बाउंड टू डिलीवर द गुड्स। मतलब अब ए के रिप्रेजेंटेटिव को ये परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। तो बात हमेशा समझ के रखना, अगर मैं गावरन लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो मैं आपको एक ही बात समझाऊंगा। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो प्राइमरीली जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब जिन दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, प्राइमरीली उन्होंने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ये बात नोट कर लेना। दूसरी बात, जो भी आपके पर्टिकुलर दो पार्टीज होंगे, अगर उनमें से किसी की डेथ हो जाए ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव को यहां पे परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। ये बात समझ के लेना। रिप्रेजेंटेटिव बोले तो उसका जो भी बच्चा बच्ची वाइफ वगैरह जो भी होंगे, तो उन्हें फिर क्या करना पड़ेगा, एट लास्ट परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ये बात दिमाग में रखना। अच्छा, इसमें एक बात और है, क्या, बिफोर परफॉर्मेंस अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करनी पड़ती है। जैसे यहां पे ए ने प्रॉमिस किया था बी को कि भाई मैं तेरे को गुड्स सप्लाई करूंगा, और परफॉर्मेंस की डेट पे ए अटपा। तो जब ए अटक गया तो मुझे एक बात बताओ, क्या ए के रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी? जवाब है करनी पड़ेगी। ओके, लेकिन अब ऐसा मान के चलो, ए इज अ फेमस एक्टर, ए इज अ फेमस एक्टर, उसकी एक्टिंग एकदम तगड़ी है। ठीक है, अब हुआ इसे, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया था किसी एक पर्टिकुलर बंदे के साथ में कि वो कुछ एक्टिंग करेगा, उसकी मान लो एडवर्टीजमेंट होगी या और कोई सीरियल होगी, उसके लिए वो क्या करेगा, एक्टिंग करेगा। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ए ने किया था। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वो ए अटपा, अगर वो ए अटपा, तो क्या ए का रिप्रेजेंटेटिव वो एडवर्टीजमेंट करेगा? क्या वो ए का रिप्रेजेंटेटिव वो वैसी कोई भी एक्टिंग कर पाएगा क्या? तो जवाब है नहीं। देखो, एक बात समझ के लेना, जब आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट में आपकी कोई स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई आपका कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें कोई स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में उसका रिप्रेजेंटेटिव बाउंड टू परफॉर्म होगा। मतलब किसी बंदे की डेथ हो जाए, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट की डेथ हो जाए, तो उसका जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, तो उसको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी। ओके,
हाँ, लेकिन जहाँ स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने आपको अभी अभी बोला कि भाई कोई एक एक्टर अटक जाए तो उसका बच्चा क्या एक्टिंग करेगा, क्या उसको परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी? तो जवाब है ऐसा नहीं होगा। ओके, तो अभी तो एग्जाम्पल देना वैसे तो मुझे गलत हो जाएगा, बट मेरे को एक बात बताओ भाई, खुदा ना खास्ता मैं ऐसा किसके बुरा नहीं सोच रहा हूँ, बट मुझे एक बात बताओ, ए बी साहब अमिताभ बच्चन साहब, ओके, एज हो गई है, मैं वापस से बोल रहा हूँ ऐसा किसका बुरा नहीं सोच रहा हूँ, बस आपको एग्जाम्पल याद रह जाए, बस इतना ही मेरी इच्छा है। ओके, अमिताभ बच्चन साहब है, आपको पता है केबीसी आते रहता है, कहाँ पे, सोनी टीवी पे, उनकी फिल्म्स भी आती है, एडवर्टीजमेंट्स भी आती है। ओके, अब ए बी साहब ने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर एड के लिए उन्होंने एक अग्रीमेंट किया था, उसके अलावा केबीसी के लिए भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि भाई मैं इतने इतने एपिसोड्स करूंगा, ठीक है। अब खुदा न खास्ता ऐसा कुछ हो जाए, कुछ डेथ वेथ का अगर कुछ प्रोग्राम बन गया, तो मुझे एक बात बताओ, क्या छोटे ए बी साहब को एक्टिंग का मौका दिया जाएगा? छोटे ए बी साहब, अभिषेक बच्चन साहब, क्या उन्हें एक्टिंग के लिए बुलाया जाएगा इनके प्लेस पे? तो जवाब है नहीं। तो बात हमेशा ध्यान में रखना, जहां पर्सनल स्किल रिक्वायर्ड होती है, जहां स्पेसिफिक स्किल रिक्वायर्ड होगी, तो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को नहीं लगाया जाता है परफॉर्मेंस करने के लिए। हाँ, बट नॉर्मल अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे हमने दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि भाई ए नाम का बंदा बी नाम के बंदे को गुड्स डिलीवर करेगा, बट जब डिलीवरी की डेट आई तब ए अटपा। हाँ, अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में कोई पर्सनल स्किल नहीं लगती, तो यहां पे ए का रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस कर सकता है क्या? तो जवाब है हाँ, यहां पे उसका रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस कर पाएगा। तो बच्चों, यही होता है आपका ऑब्लिगेशन टू पार्टीज। तो प्राइमरीली बोलूं तो जो दो पार्टीज होती है, जो दो मेन पार्टीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की, तो उन्हीं को परफॉर्मेंस करना चाहिए, ये पहली बात। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया, उनके डेथ हो जाए, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। हाँ, बट अगर पर्सनल स्किल अगर रिक्वायर्ड होगी, तो फिर पकड़ के चलना, रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करने से काम नहीं जमेगा। तो इसी के लिए यहां पे लाइन लिखी है, अनलेस अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट। अगर जैसे आप अमिताभ बच्चन साहब से ही कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हो, तो आपका इंटेंशन क्या है कि भाई बंदे की एक्टिंग में दम है, ओके, तो फिर ऐसा होगा क्या, उनके साथ अगर उनकी डेथ वेथ हो जाए तो उनके बच्चे को भी वहां पे काम मिलेगा? तो ऐसा इसको हम लोग मान सकते हैं क्या? पता नहीं, उनको काम नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव की डेथ के बावजूद उनके बच्चे को, सॉरी, अमिताभ बच्चन साहब की डेथ के बावजूद उनके रिप्रेजेंटेटिव को काम करने का मौका नहीं मिलेगा। ओके, तो फिर ये होता है आपका ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट विच इज गिवन अंडर सेक्शन 37। ओके, अब जैसे देखो नीचे बोला है, ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर फॉर बी बाय अ सर्टेन डे। मतलब अब ए ने प्रॉमिस किया कि मैं तेरे लिए एक पिक्चर बनाऊंगा, मतलब फोटो बनाऊंगा, एट अ सर्टेन प्राइस। ए डाइज बिफोर द डे, अब वो पेंटिंग के डे के पहले अटक गया ए। द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इन्फोर्स ईदर बाय एज रिप्रेजेंटेटिव और बाय बी बिकॉज इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ पर्सनल स्किल। बस मैं इसी की बात कर रहा था बच्चों, जब आपकी पर्सनल स्किल इन्वॉल्व होती है ना, तो रिप्रेजेंटेटिव उसका परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। ओके, नॉर्मली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट करने वाली पार्टी अटपती, उसकी डेथ होती, तो उसका रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्मेंस कर सकता, बट वो गुड्स देने के लिए बोलो या कोई चीज डिलीवर करने के लिए बोलो, वहां तक वो क्या होता है, लिमिटेड होता है। वहां पे रिप्रेजेंटेटिव को परफॉर्मेंस करनी पड़ती है आफ्टर द डेथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। बट जब कभी कॉन्ट्रैक्ट में पर्सनल स्किल इन्वॉल्व हो जाती है, तब फिर रिप्रेजेंटेटिव को वहां पे खदेड़ा नहीं जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। ओके, तो वहां फिर रिप्रेजेंटेटिव से ऐसा कोई आप लोग क्या नहीं कराते हो, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कराते हो, ये चीज याद रखना। ओके, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर। तो ऐसे पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में आपका वो जो दूसरी पार्टी रहेगी, तो वो क्या नहीं कर सकती बताना, यहाँ पे परफॉर्मेंस नहीं कर सकती। ओके, तो आई होप सबके दिमाग में गया होगा। अब इसका एनालिसिस वापस से दिया है, तो जो हमने वहां पे पढ़ा था बस वही रिपीट आया है, बट ठीक है फिर भी देख लेते हैं। देखो, अ कॉन्ट्रैक्ट बीइंग एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, तो उसने कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन, तो इसमें एक लीगल ऑब्लिगेशन निकल के आता है, विच सबसिस्ट अंटिल डिस्चार्ज। ओके, तो जब तक डिस्चार्ज नहीं होगा, तो तब तक क्या होता है बताना, ये पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट सबसिस्ट होता है। ओके,
performance of the promise or promises remaining to be performed is the principal and most usual mode of discharge. Okay, performance of promise or promises remaining to be performed is the principal and most usual mode of discharge। नॉर्मली जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज कैसे होगा, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कब होगा, जब आपने उसको परफॉर्म कर दिया। ओके, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है टीचिंग का। ओके, कि मैं आपको टीच करूंगा और आपका पता है आपको, आप लोग फीस पे करोगे। तो ये जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ हमारे बीच में, तो ये खत्म कब होगा, डिस्चार्ज कब होगा, जब अपनी परफॉर्मेंस हो जाएगी तब जाके ये क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। तो बात वही बोली है, परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस, तो मतलब जब आप प्रॉमिस का परफॉर्मेंस कर दोगे और प्रोमिसेस रिमेनिंग टू बी परफॉर्म, और जो भी प्रॉमिस आपके बचे हुए परफॉर्म करने के, इज द प्रिंसिपल एंड मोस्ट यूजुअल मोड ऑफ डिस्चार्ज। ओके, जब आप कॉन्ट्रैक्ट में जो प्रोमिसेस आपने रखे हैं वो परफॉर्म कर देते हो तभी उसका डिस्चार्ज होता है। ये बात आप लोग समझ के लेना। तो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कब हो सकता, जब आपने उसकी परफॉर्मेंस कर दी है। ओके, हमारे और तुम्हारे बीच में टीचिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो जब हमने टीचिंग कंप्लीट कर दी तो हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, हम लोगों ने हमारी तरफ से परफॉर्मेंस कर दी रहती है। बात समझ में आई आपको? तो ये आप लोग हमेशा याद रखना। फिर उसके बाद द बेसिक रूल इज दैट प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म एग्जैक्टली व्हाट ही हैज प्रॉमिस टू परफॉर्म। तो सबसे पहली बात होती है, जो प्रॉमिसर ने प्रॉमिस किया था परफॉर्म करने के लिए, तो उसने वैसे ही परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ये फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज रहेगी। ओके, मैं आपको पहले भी बोला ना, जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो जो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उन्होंने परफॉर्मेंस करनी चाहिए। ये पहली बात होती है। द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज एब्सोल्यूट। ओके, ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो गया, आपका अगर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो आपको कोई परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और इसका जो ऑब्लिगेशन आपके ऊपर आएगा, मतलब जो परफॉर्मेंस करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएंगी वो एब्सोल्यूट होती है। अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे हो तो आपके ऊपर ऑब्लिगेशन एब्सोल्यूटली आएगा। अब आपने और मुझ में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है टीचिंग से रिलेटेड, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा ऑब्लिगेशन एब्सोल्यूट है, और वैसे तुम्हारा भी ऑब्लिगेशन एब्सोल्यूट रहेगा। अरे बात समझे कि नहीं समझे? ओके, तो ये चीज हमेशा आप लोग याद रखना कि भाई बेसिक रूल यही होता है कि प्रॉमिसर ने परफॉर्म करना चाहिए कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज व्हाट, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट होता है। Thus, it may be noted that it is necessary a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself or offer to perform his promise। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको एनफोर्स कराना है खुद का प्रॉमिस, तो आपको पहले खुद की परफॉर्मेंस करनी चाहिए, या एटलीस्ट तुमको ऑफर टू परफॉर्म करना चाहिए। अब इसका मैं एक एग्जांपल दूंगा तो आपके सब दिमाग में चला जाएगा। तो लेट्स से हम लोग टीचिंग कर रहे हैं, मेनली मेरा और आपके पापा मम्मी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि आप तो माइनर हो। आप में से कुछ और पूछ लेंगे सर हम तो माइनर है, हमारे साथ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हुआ। ओके, तो मेनली मेरा और आपके पापा मम्मी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, मान के चलो ऐसा, सिर्फ समझने के लिए हम लोग समझ रहे। तो मुझे एक बात बताओ, मैं डिस्चार्ज कब होऊंगा? तो जब मैंने मेरी टीचिंग कंप्लीट कर ली मैं डिस्चार्ज हो गया। आप डिस्चार्ज कब होगे परफॉर्मेंस से? जब आप आपकी फीस पे कर दोगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया ऐसा माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मुझे मेरा आपका परफॉर्मेंस एनफोर्स कराना है, मतलब क्या हुआ, मुझे आपसे लेट से फीस की वसूली करनी है, तो डेफिनेटली मुझे मेरा क्या करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस देना पड़ेगा। तो जब मैंने मेरा परफॉर्मेंस कर दिया, या फिर एटलीस्ट ऑफर टू परफॉर्म कर दिया, तो तब मैं जाके आपसे एनफोर्स करा सकता हूं आपके प्रॉमिस के लिए। मतलब आपने जो प्रॉमिस किया था तो उसके लिए मैं इन्फोर्स करा सकता हूं। कब? जब मैंने परफॉर्मेंस कर दी है। ठीक है, एंड समटाइम इज डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट। कुछ कॉन्ट्रैक्ट में एडवांस में आप लोग पैसे लेते हो, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में बाद में पैसे लेते हो, दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्ट्रैक्ट, बट उसको हमको नहीं देखना। अगर आपको एनफोर्स कराना है ना कोई कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस सामने वाले की, तो उसके लिए आपको सबसे पहले खुद का परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ओके, अगर आप परफॉर्मेंस कर रहे हो तो फिर आप सामने वाले को एनफोर्स कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई एक वीट का डीलर है,
उसने किसी बंदे के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो व्हीट सप्लाई करेगा उस सामने वाले बंदे को, बट व्हीट सप्लाई कब करेगा, जब सामने वाला उसको पेमेंट देगा। तो अगर उस बंदे ने पेमेंट दे दिया और फिर इसने अगर व्हीट सप्लाई नहीं किया, तो वो पेमेंट देने वाला बंदा एनफोर्स करा सकता है ना, वो कहीं ना कहीं फोर्स कर सकता है सामने वाले को टू मेक द परफॉर्मेंस ऑफ हिज प्रॉमिस। उसका प्रॉमिस क्या था कि वो व्हीट सप्लाई करेगा आफ्टर ही हैड मेड द पेमेंट। तो उस बंदे ने पेमेंट दिया तो फिर इसे व्हीट सप्लाई करना ही पड़ेंगे। अगर वो नहीं करता है तो फिर पेमेंट देने वाला बंदा उसको एनफोर्स कर सकता है। ठीक है, तो देखो वही तो बोला है यहाँ पे। 10 इट मे बी नोटेड दैट it is necessary for a party who wants to enforce the promise made to him to perform his promise for himself। मतलब जिसको अपना प्रॉमिस परफॉर्म कराना है तो सबसे पहले उसे अपना खुद का प्रॉमिस क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा, और एटलीस्ट ऑफर टू परफॉर्म तो करो, मतलब आप रेडी तो हो जाओ परफॉर्म करने के लिए। ओके, ओनली आफ्टर दैट ही कैन आस्क द अदर पार्टी टू कैरी आउट द प्रॉमिस। मतलब जब आप आपका परफॉर्मेंस कर लोगे तभी आप लोग दूसरे पार्टी को भी क्या मांग सकते हो, बताना है, उसका परफॉर्मेंस आप लोग करा के ले सकते हो। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल विच इज एंशर्ड इन सेक्शन 37, और यही प्रिंसिपल सेक्शन 37 के अंदर बताया गया है। 10 इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ईच पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट टू ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस। ओके, तो देखो ये बेसिक लाइन और कंक्लूडिंग लाइन में भी इसको बोल सकता हूं कि भाई ये तो प्राइमरी ड्यूटी किसकी होती है, जो दो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट है उनकी हमेशा एक प्राइमरी ड्यूटी होगी टू परफॉर्म दी कॉन्ट्रैक्ट। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है तो सबसे पहले उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या एटलीस्ट उन्होंने ऑफर टू परफॉर्म तो करना चाहिए, मतलब उनका रेडीनेस इंडिकेट करना चाहिए टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, he is absolved from such responsibility only when under the provision of law or act of other party to contract the performance can be dispensed or excused। इसका मतलब वो अपनी इस परफॉर्मेंस की ड्यूटी से छुटकारा तभी पा सकता है जब लॉ ने उसे डिस्पेंस्ड कर दिया, मतलब फ्री छोड़ दिया या एक्सक्यूज कर दिया, तभी आप लोग क्या कर सकते हो, बताना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर सरक सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो हमेशा याद रखो, वैसे तो जो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट है उसको ही परफॉर्मेंस करनी पड़ेगी, और हम सामने वाले को इन्फोर्स कब करा सकते, बताना, जब हम लोगों ने अपना परफॉर्मेंस कर दिया तब हम सामने वाले से इन्फोर्स करा सकते हैं। ओके, कि भाई तू भी चल, अब तू तेरा परफॉर्मेंस कर दे, हम तो हमारा परफॉर्मेंस कर ही रहे, अब तुमको तुम्हारा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा। ये कब हो सकता है, बताना, ये तब होगा जब आप आपका खुद का परफॉर्मेंस कर रहे हो। ठीक है, और कोई भी बंदा अपनी लाइबिलिटी से कब एब्सॉल्व होगा, कब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से छुटकारा पाएगा, जब उस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी। ओके, उस बंदे ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, या फिर लॉ ने उसे एक्सक्यूज कर दिया, डिस्पेंस्ड कर दिया। डिस्पेंस का मतलब है उसको छुटकारा दिला दिया, तभी क्या हो सकता है, बताना, तभी जाके वो पर्टिकुलर बंदा एब्सॉल्व हो सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो प्लीज नोट इट डाउन, ये चीज आप लोगों को अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, Thus, from the above, it can be drawn that performance may be actual or offer to perform। तो आपका परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकता है, मतलब आप सचमुच में परफॉर्म कर रहे हो, या ऑफर टू परफॉर्म भी कर रहे हो। क्या डिफरेंस होता है एक्चुअल और ऑफर टू परफॉर्म में? तो देखो ये नीचे आपको सारी बातें दी है, बट मैं आपको ऊपर ऊपर से बताता हूं। देखो, अब मान के चलो हमारे बीच में ये टीचिंग का पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, कोचिंग का, मैं आपको टीचिंग दे रहा हूं लेक्चर्स के थ्रू। ओके, एंड आई एम सेंडिंग यू द लेक्चर्स ऑल्सो। अब मान के चलो आप में से कुछ बच्चे जो बहुत प्रोएक्टिवली फटाफट लेक्चर्स वगैरह देख के कंप्लीट कर लेते हैं, और कुछ बच्चे लोग लेक्चर ही नहीं देखते। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, अब जो लोग लेक्चर नहीं देखते, ओके, तो क्या मैं उनसे फीस मांग सकता हूं? तो जवाब है मांग सकता हूं। देखो मैं ये इसके लिए समझा रहा हूं क्योंकि ये चीजें आपको बहुत जल्दी जल्दी समझ में आती है। ओके, तो क्या मैं उनको फीस मांग सकता हूं? तो जवाब है मांग सकता हूं। वाई? क्योंकि बच्चों वो लेक्चर नहीं देख रहे, मैं तो मेरी तरफ से सेंड कर रहा हूं ना। अरे बात समझे कि नहीं समझे? जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट क्या था, मैं लेक्चर सेंड करूंगा, वो फीस देंगे। ओके,
हाँ, अब मैं मेरी तरफ से तो सेंड कर दे रहा हूं, बट वो अगर ना देखे तो भाई उसकी प्रॉब्लम। बात समझ में आई? मैंने तो मेरी तरफ से ऑफर टू परफॉर्म कर दिया या परफॉर्मेंस करने का ऑफर कर दिया, उसने वो लेक्चर नहीं देखे या मैं बोलूंगा एक्सेप्ट नहीं करे, वो बात अलग है। ओके, तो आपकी परफॉर्मेंस एक्चुअल भी हो सकती या फिर ऑफर टू परफॉर्म भी हो सकती है। ओके, तो अगर आप सचमुच में परफॉर्मेंस कर दो तो आप तो डिस्चार्ज हो जाओगे परफॉर्मेंस से, फिर आपके ऊपर कोई ब्लेम नहीं कर सकता। या फिर एटलीस्ट आप ऑफर टू परफॉर्म भी कर दोगे, मतलब आप तैयारी भी बता देते हो परफॉर्मेंस की, तब भी आप पे कोई ब्लेम नहीं किया जाएगा अगर सामने वाला उसको एक्सेप्ट ना करे तो। ओके, एक्चुअल परफॉर्मेंस वेर अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट हैज डन व्हाट ही हैड अंडरटेकन टू डू। मतलब क्या हुआ, अगर कोई पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट है, उसने वही किया जो उसने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बोला था। ओके, और ईदर ऑफ द पार्टीज हैव फुलफिल्ड देयर ऑब्लिगेशन, या दोनों में से किसी एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशन फुलफिल कर दिया विद इन द टाइम एंड इन द मैनर प्रिस्क्राइब, और जो टाइम दिया था और जो मैनर दिया था उसके अंदर परफॉर्मेंस कर दिया, तो फिर इसको बोला जाएगा एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ओके, जैसे एक्स बोरोज 5 लाख फ्रॉम वाई विथ अ प्रॉमिस टू बी पेड आफ्टर 1 मंथ। एक्स ने 5 लाख रुपए बोरो किए थे वाई से और उसको प्रॉमिस किया कि मैं 1 महीने में तुझे वापस दूंगा। एक्स रीपेज द अमाउंट ऑन द ड्यू डेट, दिस इज द एक्चुअल परफॉर्मेंस। जो प्रॉमिस किया था वो दोनों ने फुलफिल कर दिया, तो फिर इसको बोलेंगे एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब बच्चों यहां पे दिया गया है ऑफर टू परफॉर्म। ऑफर टू परफॉर्म और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, मतलब हमने ट्राई तो किया था परफॉर्मेंस करने के लिए, या इसको टेंडर टू परफॉर्म भी बोलते हैं। ओके, ऑफर टू परफॉर्म, ये ऑफर की स्पेलिंग गलत है, ऑफर टू परफॉर्म, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस और टेंडर टू परफॉर्म, ठीक है, ये तीनों भी एक ही है। इसमें एक ही होता है, एक पार्टी अपना प्रॉमिस तो फुलफिल कर रही है बट सामने वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही। ओके, तो फिर ये होता है ऑफर टू परफॉर्म। इट मे हैपन समटाइम्स व्हेन द परफॉर्मेंस बिकम ड्यू, जब परफॉर्मेंस करना था, द प्रोमिसर ऑफर्स टू परफॉर्म हिज ऑब्लिगेशन, तो जो प्रोमिसर था उसने तो ऑफर कर दिया कि चलो मैं मेरा परफॉर्मेंस कर देता हूं, बट द प्रोमिसी रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, बट प्रोमिसी क्या करता है बताना, रिफ्यूज करता है टू एक्सेप्ट द परफॉर्मेंस, तो इसको बोलते हैं ऑफर टू परफॉर्म। तो बात सीधी है, हम अपनी तरफ से ऑफर कर रहे हैं बट सामने वाली पार्टी उसे रिफ्यूज कर रही है टू एक्सेप्ट, तो फिर यहां पे कोई ये नहीं बोल सकता कि हमने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया। अगर हम परफॉर्म करने के लिए रेडी थे बट सामने वाला उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, तो इसे फिर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोला जाएगा, फिर हमने परफॉर्मेंस नहीं भी करी तो भी चलता। ओके, वी विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द परफॉर्मेंस, फिर हमें यहां परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो आई होप सबके दिमाग में ये इतनी बातें गई होंगी। अब जब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, तो उसमें बाकी सारे बातें देख लेंगे। ओके, बट इतना जो आपने पढ़ा मैं आपको ये बोर्ड टीचिंग के भी थ्रू डेफिनेटली अभी इसके बाद ही बताने वाला हूं, बट मैं एक ही बात बोलूंगा, आप पहले ये पढ़ लो, ये यहाँ पे जो आ रहा है, फिर उसके बाद बोर्ड का देख लेना, वो समराइज वे में मैं आपको पूरा समझा के दे दूंगा, तो फिर आपको और भी ज्यादा इसके अंदर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ठीक है, थैंक यू।